फयाज और वाहिदा के दिल पर बड़ा बोझ सा था। सैदपुर आकर इनका बड़ा दिल खराब हुआ था। इन्हें तो न थी कि उसना को वो इस खस्ता हालत में देखेंगे। इधर काले बिल्ले ने दहशत फैला दी थी। पहले तो इसके बारे में उसना को ये कहना कि वो महज एक बिल्ला नहीं है, कुछ और है। बहरहाल ये बात साबित हो गई थी कि वो काला बिल्ला ना था, कुछ और था। वो क्या था ये कोई नहीं बता सकता था। वो छत पर जमा हुआ बैठा था और गाड़ी बड़ी रफ्तारी से चली जा रही थी। गाड़ी के अंदर खामोशी छाई हुई थी। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सब अपनी अपनी सोच में डूबे हुए थे। नीलम अपने हाथ के बारे में बार बार सोच रही थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि हाथ पर ये जख्म किस तरह बना। ये इसे मालूम था कि वो काले बिल्ले के अचानक गोद में चढ़ जाने की वजह से खौफ में मुब्तला होकर बेहोश हो गई थी। इसकी आंखों के सामने रह रहकर बिल्ला आ रहा था। बिल्ले से पहली मुलाकात का मंजर गोया इसकी आंखों में मंजमद हो गया था। वो गली के दरमियान बैठे से टिकटिकी बांधे देख रहा था। इसकी लाल लाल आंखों में जाने ऐसी क्या बात थी कि वह चलते चलते ठटक गई थी। फयाज हुसैन एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। काला बिल्ला इसके हिसाब पर सवार हो चुका था। हुस्ना के कहे हुए अल्फाज और नीलम की हथेली चाटता हुआ वो काला बिल्ला बार बार इसकी नजरों के सामने घूम रहा था। फयाज का इसे ठोकर मारना, आशिक भट्ट का लाठी से मारना, बल्लम का इसके जिस्म से आर पार होना, इसे सब याद था। कैसा खौफनाक मंजर था वो। वाहिदा को हुस्ना की मौत का बहुत सदमा था। इसने इसके लिए बहुत बड़ा इसार किया था। वो इसे कैसे भूल सकती थी। ड्राइवर बड़ी महारत से गाड़ी चला रहा था। इसे बस यही फिक्र थी कि वो लाहौर खैरियत से पहुंच जाए, रास्ते में गाड़ी खराब ना हो। अगरचे गाड़ी नहीं थी फिर भी कोई प्रॉब्लम खड़ी होते तो क्या देर लगती है। कोई आधी रात के बाद वो लोग लाहौर पहुंच गए। घर के गेट पर गाड़ी रुकते ही काले बिल्ले ने गाड़ी की छत से दरख्त पर छलांग लगाई और वह लोगों के घर में दाखिल होने से पहले खुद दाखिल हो गया। वाहिदा को फूलों, पौधों और दरख्तों का बहुत शौक था। यह आम का दरख्त था जिसका तना गेट के अंदर था। वो इतना फैला हुआ था कि इसकी शाखें आधी सड़क पर थी और आधी घर के अंदर। काले बिल्ले को इस आम के दरख्त से घर में जाने में इसने कोई दिक्कत न पेश आई। गाड़ी से उतरकर ड्राइवर ने इतलाई घंटी बजाई। फयाज हुसैन जाते हुए घर पर अपने दफ्तर के चपरासी वली मोहम्मद को छोड़ गया था ताकि घर की हिफाजत रहे। घर में दाखिल होकर रील अपने सुकून का सांस लिया। वो कमरे में जाकर धम से अपने बेड पर लेट गई। इसने अपने हाथ पांव बेड पर फैला लिए और आंखें बंद करके गहरे सांस लेने लगी। तब अचानक इसे एहसास हुआ जैसे इसके सराहने कोई है। इसने फौरन आंखें खोल दी और डरते डरते चारों तरफ देखा। कमरे में कोई न था। अभी वो दोबारा आंखें बंद करने वाली थी कि अचानक कमरे में लाइट बुझ गई। इसे ख्याल आया कि बिजली चली गई है, लेकिन इसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और राहदारी में रोशनी हो रही थी। इसका मतलब है कि बिजली मौजूद है। फिर इसके कमरे की लाइट ऑफ कैसे हो गई। वो घबराकर खड़ी हो गई। इसने बिजली का बटन देखा और वो ऑन था। इसने दोबारा इसे ऑन ऑफ किया लेकिन ट्यूब न जली। इसने सोचा ट्यूब में कोई खराबी हो गई है। ये सोचकर इसे अपने बेड के सरहाने रखा टेबल लैंप जलाना चाहा तो एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे का दरवाजा चरचराता एक धमाके के साथ बंद हो गया। कमरे में अंधेरा गुप्त हो गया। एक लम्हे को वो काम कर रह गई, दिल धक से रह गया। इसने जल्दी से टेबल लैंप का बल्ब रोशन कर दिया और फिर आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुला तो उसके सामने ही कमरे की ट्यूबलाइट जल उठी। ट्यूबलाइट के नीचे शोकेस के ऊपर एक बड़ी सी गुड़िया रखी थी। ये नीलम के बचपन की यादगार थी। इसे गुड़ियों से खेलने का बड़ा शौक था। इस शौक को देखकर फयाज हुसैन ने कीमती जापानी गुड़िया से लाकर दी थी। ये गुड़िया एक नौजैदा बच्चे से के बराबर थी। इसके अंदर एक कैसेट लगा हुआ था। वो चंद जुमले भी बोलती थी। इतना अरसा गुजर जाने से इसका टेप खराब हो गया था, लेकिन सोने जागने की आदत खत्म ना हुई थी। लेटाने से इसकी बड़ी बड़ी गिलाफी आंखें बंद हो जाती थी और उठाने से आंखें खुल जाती थी। नीलम को इसकी आंखें बहुत पसंद थी, लिहाजा वो इसे हमेशा खड़ा करके रखती थी। इस वक्त भी शोकेस में खड़ी गुड़िया पर इसकी नजर पड़ी तो जाने क्यों इसका जी चाहा कि वो इसे उठाकर देखे। वो बेख्तियार इसकी तरफ बढ़ी। अभी वो इससे 2 कदम के फासले पर थी कि इसके कदम जमकर रह गए। वो खौफजदा होकर पीछे हटी और जोर से चीखी कि पूरे घर में इसकी चीख गूंज गई। वो लड़खड़ा कर बेड पर गिरी और इसने अपने हाथों से चेहरा छुपा लिया। चीख सुनकर फयाज और वाहिदा इसके कमरे की तरफ भागे। कमरे में आकर देखा तो नीलम को बेड पर गठरी बना हुआ पाया। वो दोनों हाथों से चेहरा छुपाए थर थर कांप रही थी। क्या हुआ बेटा? फयाज हुसैन ने इसके सर पर हाथ रखा। नीलम मेरी बेटी, मेरी जान, तुझे क्या हुआ? वाहिदा ने इसके नजदीक बैठकर इसकी आंखों पे हाथ रटाने चाहे। नहीं अम्मी नहीं, वो खौफजदा होकर बोली। अम्मी वो शोकेस ढांचा, नीलम बेरब अंदाज में बोली। वाहिदा और फयाज की समझ में कुछ ना आया। गुड़िया ढांचा, वाहिदा ने सवालिया अंदाज में दोहराया। नीलम तुम क्या कह रही हो? क्या तुमने कुछ देखा? हाँ अम्मी, गुड़िया की जगह एक ढांचा रखा है। कहाँ है बेटी ढांचा? तुम्हारी गुड़िया अपनी जगह शोकेस पर मौजूद है, वाहिदा ने से बताया। ये सुनकर नीलम ने अपने चेहरे से हाथ हटाया और डरते डरते गुड़िया को देखा। वाकई वहाँ कोई ऐसी चीज ना थी जिससे खौफजदा हुआ जाए। इसकी जापानी गुड़िया इसकी बचपन की साथी अपनी इन्हीं बड़ी बड़ी आंखों से इसे देख रही थी। तूने क्या देखा था बेटी? अम्मी अभी अभी जब मैं अपनी गुड़िया को उठाने के लिए इसकी तरफ बढ़ रही थी तो अम्मी मैं आपको क्या बताऊं कि कैसा खौफनाक ढांचा मैंने देखा था। अम्मी किसी मुर्दे की सूखी खोपड़ी की तरह इसका चेहरा था। आंखों की जगह गहरे गड्ढे थे और बालों की चोटियां इधर उधर पड़ी हुई थी। इसकी पसलियां निकली हुई थी और जिस्म किसी दिमक ज़दा लकड़ी की तरह। इसके जिस्म पर बेशुमार सुराख थे, लंबे लंबे सूखे हाथ पांव, खुला हुआ मुंह और इनसे झांकते दांत। अम्मी इसका साइज मेरी गुड़िया जैसा था। पता नहीं वो बैठा था या खड़ा था। नीलम इस ढांचे के बारे में बताते बताते कांपने लगी। अरे चल बेवकूफ, क्या बेपर की हाँक रही है? वाहिदा ने बनते हुए कहा।
ये अलग बात थी कि वो इस ढांचे के बारे में सुनकर खुद अंदर से डर गई थी। अम्मी आपको यकीन नहीं आ रहा? नीलम ने हांसी होकर कहा। अरे चल, ऐसे ही तेरा वहम होगा। यहाँ कहाँ ढांचा होता तो कहाँ गायब हो जाता। अम्मी खुदा की कसम, मैंने ढांचा देखा है। नीलम ने वाहिदा को यकीन दिलाने के लिए कसम खाई। अच्छा, अब कसम खाने की जरूरत नहीं है, आराम से सो जाओ। अम्मी आपको मालूम है जब मैं कमरे में आकर लेटी तो क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? इस मरतबा फयाज हुसैन ने पूछा। अब्बू खुद ब खुद कमरे की लाइट ऑफ हो गई। नीलम ने फयाज को बताया। खुद ब खुद? फयाज हुसैन ने सवाल किया। जी अब्बू, खुद ब खुद। और कमरे का दरवाजा एक तेज हवा के झोंके से बंद हो गया और जब मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो लाइट खुद ब खुद जल गई। ये सब क्या है? क्या हो रहा है? नीलम ने उलझे हुए लहजे में कहा। इस सवाल का किसी के पास जवाब ना था कि सब क्या हो रहा है। वाहिद और फयाज तो पहले ही उलझे हुए थे। इनके दिमाग माऊ थे। सैदपुर जाकर उन्होंने बड़ी गलती की थी। इस रात नीलम अपने कमरे में सो ना सकी। वो बहुत खौफजदा हो गई थी। वाहिदा को इसके साथ इसके बेड पर सोना पड़ा। वो वाहिदा से लिपट कर सोई। सैदपुर से वापस आने के बाद नीलम की कुछ अजीब सी कैफियत हो गई थी। वो घबराई घबराई रहने लगी थी। सर में दर्द मुस्तकिल रहने लगा था। भूख कम होती जा रही थी। इसकी सुर्ख सफेद रंगत फीकी पड़ने लगी थी। फयाज हुसैन ने नीलम को लाहौर के अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई नीलम के मर्ज को ना समझ सका। सबने इसे कोई बीमारी नहीं का सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन वो थी कि दिन ब दिन घुलती जा रही थी। इसका नफ्सियाती इलाज भी कराया गया, लेकिन कोई अफाका ना हुआ। सुर्ख रंगत जर्द होती रही। इस तरह एक माह गुजर गया। वो जो सैदपुर से साथ आया था वो इस घर में मुकीम था। वो किसी को नजर ना आता था, लेकिन इसने कब सबको अपनी नजरों में रखा हुआ था। नीलम खासतौर पर इसकी निगाहों का मरकज थी। इसे देखे बगैर इसे चैन ना आता था। वो इसकी रगों में अंधेरा बनकर उतर रहा था। नीलम बीमार हो रही थी, लेकिन इसे मालूम ना था कि वो किसकी बीमार है। एक दिन क्या हुआ, शाम को नीलम ने अपने टेलर के पास कपड़े देने जाना था। कपड़े तब्दील करके जब इसने जूते ढूंढे तो अचानक जूता गायब था। इसे सुर्ख जूते की तलाश में पूरा कमरा छान मारा, लेकिन वो ना मिला। फिर इसने सोचा कि पीले सैंडल पहन लूं। इन कपड़ों से वो भी मैच कर रहे थे। पीले सैंडल का डब्बा खोलकर देखा तो वहां भी वही तमाशा था। इस डब्बे में भी एक सैंडल गायब था। या अल्लाह, दोनों जूतों का एक एक पैर कहाँ गया? इसने अपने कमरे के अलावा पूरा घर छान मारा, लेकिन जूते कहीं ना मिले। नीलम को तो इस कदर परेशान देखकर वाहिदा ने इससे पूछा, क्या हुआ बेटी? अम्मी, डब्बों से मेरे जूते गायब हैं। मजे की बात यह है कि दोनों जूतों का एक एक पैर गायब है। नीलम ने वाहिदा को बताया। वाहिदा ने इसके गुमशुदा जूतों को इधर उधर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो ना मिलने थे ना मिले। तब वाहिदा ने कहा, नीलम छोड़, कुछ और पहन ले। नीलम के पास जूतों की क्या कमी थी? वो कुछ भी पहन सकती थी, लेकिन मसला मैचिंग का था। कोई और जूता पहनने के लिए इससे ड्रेस तब्दील करना पड़ता है, इसे इस्त्री करना पड़ती है, और इस वक्त इस्त्री के मूड में ना थी। तब इसकी मुश्किल को वाहिदा ने आसान किया। इसने कपड़ों पर इस्त्री कर दी। नीलम ड्रेस तब्दील करके घर से निकली। गाड़ी गेट के बाहर खड़ी थी। वो चाबी घुमाती आगे बढ़ी थी कि अचानक सी नजर रख के तने पर पड़ी। वो ठिठक कर रुक गई। इसके दोनों गुमशुदा जूते लॉक की सूखी टहनियों पर रखे हुए थे। गुमशुदा जूते देखकर इसे बड़ी खुशी हुई, लेकिन इसकी समझ में ना आया कि ये जूते दरख्त तक कैसे पहुंचे और सूखी टहनियों पर अब तक टिके हुए कैसे थे। अभी वो यही सोच रही थी कि इन जूतों को कैसे उतारे। इसकी नजर पत्तों पर पड़ी। वो दो बड़े पत्तों के पीछे इसे कोई झांकता नजर आया। वो कोई काला सा निगरू टाइप मर्द था। उसे बगौर देख रहा था। अब नीलम से यहाँ ना रुका गया। वो धड़कते दिल और लड़सती टांगों के साथ घर के अंदर भागी। राहदारी में से वाहिदा मिल गई। नीलम की उड़ी हुई रंगत देखकर वो परेशान हो गई। क्या हुआ? तभी तुम गई नहीं? अम्मी, बाहर पत्तों में कोई मर्द छुपा हुआ है, और मेरे साथ मुझे दिखाओ। वाहिदा ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए कहा। और अम्मी, मेरे जूते मिल गए। वो आम के दरख्त की सूखी टहनियों में फंसे हुए थे। नीलम ने चलते चलते बताया। वाहिदा ने बाहर आकर देखा तो वहां कोई न था। इसे झाड़ी में अच्छी तरह देख लिया। अलबत्ता नीलम के जूते जूं के तुम सूखी टहनियों पर रखे हुए थे। कहाँ है कोई मर्द? अम्मी इन पत्तों के पीछे था और मुझे बड़ा घूर घूर कर देख रहा था। अच्छा जाओ, अंदर से कोई डंडा वगैरह लाओ। वाहिदा ने दरख्त के तने पर नजर डालते हुए कहा। जी अच्छा अम्मी। ये कहकर नीलम घर में दाखिल हुई। स्टोर में चंद मच्छरदानी के डंडे पड़े हुए थे। जब वो स्टोर में दाखिल हुई और उसने लाइट जलाने के लिए बटन पर हाथ रखा तो किसी ने इसका हाथ पकड़ लिया। किसी ने नीलम का हाथ क्या पकड़ा, गोया इस पर क़यामत गुजर गई। स्टोर में दिन के वक्त भी अंधेरा रहता था। इस वक्त तो खैर मगरिब का वक्त हो चुका था। अंधेरा गहरा हो गया था। नीलम ने अंधेरा दूर करने के लिए बल्ब रोशन करना चाहा। बटन स्टोर में दाखिल होते ही दाहिनी जानिब था। नीलम ने अंदाजे से बटन पर हाथ रखा और अभी इसने बटन ऑन करने के लिए हाथ का दबाव डाला ही था कि इसका खूबसूरत हाथ किसी के हाथ में चला गया। वो लाइट ना जला सकी। इसके हाथ पर किसी ने नरमी से गिरफ्त की थी। ये गिरफ्त गैर मुहज़्ज़बाना ना थी। अम्मी, वो बुरी तरह चीखी और फिर बाहर की तरफ भागी। वाहिदा भी बाहर ही थी। वो नीलम का इंतजार कर रही थी कि वो डंडा लाए तो वो इसके जूतों को उतारे। नीलम को बगैर डंडे के और बदहवास होकर अपनी तरफ आता देखकर वाहिदा परेशान हो गई। क्या हुआ नीलम? इसने पूछा। अम्मी, स्टोर में कोई है। मैंने लाइट जलाने के लिए हाथ बढ़ाया तो किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नीलम ने लंबे लंबे सांस लेकर जल्दी जल्दी बताया। अरे तू तो बहुत ही डरने लगी है। हाँ मेरे साथ। वाहिदा ने इसका हाथ पकड़ा और अंदर की तरफ चली। वाहिदा ने महसूस किया कि नीलम का हाथ बिल्कुल ठंडा था। स्टोर के अंदर पहुंचकर वाहिदा ने लाइट जलाई। वहां ऐसी कोई चीज ना थी जो इसका हाथ पकड़ती। क्या है यहाँ? वाहिदा ने नीलम से पूछा। इस बात का वो क्या जवाब देती? इसने कुछ देखा होता तो जवाब देती। इसने महज महसूस किया था और इस वक्त भी वो एक बात महसूस कर रही थी। इसने वाहिदा का बाजू पकड़कर एक गहरा सांस लिया। अम्मी, आपको खुशबू महसूस हो रही है? नीलम ने एक और गहरा सांस लेते हुए वाहिदा से पूछा। हाँ, कोई खुशबू आ तो रही है। वाहिदा ने लंबा सांस लिया। कैसी खुशबू है ये? नीलम ने सवाल किया। ये तो गुलाब के फूलों जैसी मालूम होती है। वाहिदा ने गहरा सांस लेकर कहा। स्टोर में ये खुशबू कहाँ से आ गई? अम्मी, मुझे डर लग रहा है। नीलम वाहिदा के बाजू से लिपट गई। पगली, इसमें डरने की क्या बात है? कोई खुशबू से भी डरता है? अम्मी, यहाँ कुछ देर पहले जरूर कोई था। नीलम की आवाज में लर्जिश थी।
अरे कोई नहीं था, वो महज तेरा वहम था, तुझे तो बाहर भी कोई आदमी नजर आया था, पता नहीं तुझे क्या हो गया है, तुझे हर वक्त कुछ ना कुछ नजर आता रहता है। अम्मी मैं सच कह रही हूँ कि इसके हाथ का लम्स अब तक मुझे महसूस हो रहा है, वो कोई बहुत गर्म हाथ था, बुखार ज्यादा। नीलम ने अपने हाथ की पुष्ट पर हाथ फेरते हुए कहा। वाहिदा ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसने आगे बढ़कर एक डंडा निकाला, वो खुशबू अभी तक आ रही थी, यूं महसूस होता था स्टोर में मनो गुलाब रखे हों। डंडा निकालकर वाहिदा बाहर आई, फिर वो घर के बड़े दरवाजे से बाहर निकली। दरख्त के तले पर अब वो जूते ना थे, वो जमीन पर पड़े हुए थे, शायद हवा के झोंकों से नीचे आ गिरे थे। वो बहुत सहमी हुई थी। नीलम ने अपने दोनों जूते उठाए, इन्हें उलट पलट कर देखा, वो सही सलामत थे। नीलम इस दिन टेलर के पास ना जा सकी। वो इतनी खूबज्यादा हो गई थी कि इसका बाहर निकलने को जी न चाहा। वो टेलीविजन खोलकर बैठ गई। टेलीविजन से कोई मौसीकी का प्रोग्राम आ रहा था। वाहिदा किचन में थी, वो रात के खाने में मसरूफ थी। टेलीविजन देखते देखते अचानक नीलम को महसूस हुआ जैसे कोई इसके आसपास मौजूद है। इसने डरते डरते टेलीविजन स्क्रीन से नजरें हटाकर दाएं बाएं देखा तो कोई न था। वो फिर टेलीविजन देखने लगी, लेकिन इसका सुकून लुट चुका था। वो बेचैन हो गई थी। फिर इसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने इसके चेहरे के नजदीक लंबा सांस लिया हो। वो फौरन उठ खड़ी हो गई। इसने कमरे में चारों तरफ सेमी सेमी नजरों से देखा, आसपास कोई न था। इसका दिल बड़ी तेजी से धड़क धक कर रहा था। अब इसे कमरे में न रुका गया। इसने रिमोट कंट्रोल के जरिए टेलीविजन ऑफ किया और तेजी से बाहर निकल गई। इससे मालूम था कि वाहिदा इस वक्त कहाँ होगी। वो सीधी बावर्ची खाने में पहुंची। वाहिदा वहां मौजूद थी, वो सब्जी काट रही थी। लाई अम्मी मैं काट दूं, नीलम ने वाहिदा के नजदीक पहुंचकर कहा। अच्छा। वाहिदा ने हंसकर नलीम को तिरछी नजरों से देखा। तुम्हें सब्जी काटने से कब दिलचस्पी हो गई? अभी से, नीलम ने सिर से जवाब दिया। तुमने टेलीविजन क्यों बंद कर दिया? इतना अच्छा गाना आ रहा था, वाहिदा ने पूछा। आप सुन रही थी क्या? टेलीविजन खोल दूं? नीलम ने कहा। नहीं, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने टेलीविजन क्यों बंद किया, जबकि तुम मौसीकी के प्रोग्रामों पर जान देती हो और इस वक्त तो तुम्हारा पसंदीदा फनकार स्क्रीन पर था। सच बता दूं? नीलम वाहिदा की आंखों में देखा। हाँ बताओ, वाहिदा ने मुस्कुराकर कहा। मुझे कमरे में डर लग रहा था। नीलम वाहिदा के नजदीक होकर बोली। नीलम अब तुम बड़ी हो गई हो। वाहिदा ने हंसकर कहा। हाँ अम्मी मैं जानती हूँ कि बड़ी हो गई हूँ, बच्ची नहीं रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे डर लगता है। और जब से हम सैदपुर गए हैं तब से खौफजदा कर देने वाले वाकयात का सिलसिला शुरू है। अम्मी ये सब क्या हो रहा है? कहीं कुछ नहीं हो रहा, वाहिदा ने बेनियाजी से कहा। आओ चलो टीवी लॉन्च चलते हैं, मैं वहीं बैठकर सब्जी काट लूंगी, प्रोग्राम भी देख लूंगी। ठीक है। नीलम वाहिदा के पीछे चलती टीवी लॉन्च में आ गई। नीलम ने सोफे पर पड़ा रिमोट कंट्रोल उठाया और टीवी खोल दिया। टेलीविजन की स्क्रीन फौरन रोशन हो गई और एक रोशन रोशन चेहरा छोटी स्क्रीन पर नुमादार हुआ। वाहिदा अपनी सब्जी के साथ नीचे कालीन पर बैठ गई। नीलम सोफे पर विराजमान हो गई। अब कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास भी खत्म हो गया था। वाहिदा भी सामने बैठी थी, फिर भी इसके हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। जब से वो सैदपुर से आई थी, इसके दिल का सुकून लूट गया था। हर वक्त के सर में दर्द रहने लगा था। बास वक्त ये दर्द इस कदर शिद्दत अख्तियार कर लेता कि नीलम तड़प तड़प जाती। जब नीलम के सर में शिद्दत का दर्द उठता तो इसकी आंखें एकदम सुर्ख हो जाती। वो आंखें खोलती तो इसकी आंखों को देखकर डर लगता। दर्द का ये दौरा घंटे 2 घंटे तक चलता, फिर इस पर गनूदगी तारी हो जाती और वो सो जाती। सोकर उठती तो इसकी तबीयत संभल चुकी होती। दर्द की शिद्दत खत्म हो जाती, लेकिन वो बिल्कुल खत्म ना होता। हल्का दर्द मुस्तकिल रहता। फयाज हुसैन ने शहर के किसी बड़े डॉक्टर को ना छोड़ा था, लेकिन किसी डॉक्टर को दर्द की वजह समझ ना आई थी। नीलम का दवाएं खा खा कर बुरा हाल हो गया था। थक हार कर इसने इलाज छोड़ दिया। अब सैदपुर से आए हुए 2 माह हो चुके थे। एक तरफ नीलम की दिमागी और जिस्मानी हालत बिगड़ती जा रही थी, तो दूसरी तरफ घर में अजीबोगरीब वाकयात पेश आ रहे थे। ये खौफ अब इसके साथ मुस्तकिल चिमट गया था कि हर लम्हा को इसके साथ होता है। नीलम अब बाथरूम में भी जाती तो अंदर से दरवाजा बंद न करती। खौफ की वजह से वो दरवाजा बंद कर ही नहीं सकती थी। रात को इसने अपने कमरे में सोना छोड़ दिया था। अब वो वाहिदा के साथ सोती थी। रात को सोते सोते चीख कर उठ जाती। भयानक ख्वाबों ने इसकी जिंदगी जीर्ण कर दी थी। अब एक वाकया और पेश आने लगे था। रात नीलम अपने कमरे में ना सोती थी, लेकिन सुबह उठकर जब वो अपने कमरे में जाती तो इससे तकिए पर एक ताजा गुलाब रखा हुआ मिलता। जब पहले दिन इसे अपने तकिए पर गुलाब का एक बेहद खूबसूरत और तरोताजा फूल रखा हुआ नजर आया तो बेख्तियार इस फूल की तरफ बढ़ी। इसने फूल को उठाकर सूंघा। बड़ी मसूरकुन खुशबू थी। फिर अचानक इसे एहसास हुआ कि इसके हाथ में गुलाब का फूल ना हो, कोई बिच्छू हो। इस एहसास के साथ इसने गुलाब का फूल बिस्तर पर फेंक दिया और अपने कमरे से निकल गई। फिर इसने गुलाब के फूल के बारे में वाहिदा से पूछा। अम्मी आपने रखा है वो गुलाब का फूल कौन सा बेटी? वाहिदा ने पलट कर सवाल किया। मेरे कमरे में तकिए पर, नीलम ने बताया। मैंने तो कोई फूल नहीं रखा, आज तो मैं बाहर गार्डन में भी नहीं गई। अम्मी फिर किसने रखा है वो गुलाब का फूल? नीलम परेशान होने लगी। अपने अबू से पूछ लो, शायद उन्होंने रखा हो, वाहिदा ने कहा। फयाज हुसैन शेर बना रहा था कि नीलम इसके कमरे में दाखिल हुई। नीलम को सुबह सुबह अपने कमरे में आता देखकर फयाज हुसैन मुस्कुरा गया और बोला, अरे भाई नीलम परी ने आज सुबह सुबह कैसे दीदार करा दिया? अबू आपके तोहफे का शुक्रिया। नीलम ने अंधेरे में तीर छोड़ा। किस तोहफे की बात कर रही हो नीलम? फयाज हुसैन ने इसकी आंखों में देखा। इस गुलाब के फूल की जो आपने मेरे कमरे में बैठ के तकिए पर रखा। नीलम ने बड़े यकीन से कहा। लेकिन नीलम मैंने तो कोई फूल तुम्हारे तकिए पर नहीं रखा, फयाज हुसैन बोले। अब फिर वो मेरे तकिए पर किसने रखा? अम्मी भी मना कर रही है, नीलम ने फिक्रमंदी से कहा। जरा फूल लाकर दिखाओ मुझे, फयाज हुसैन ने कुछ सोचते हुए कहा। जी अभी लाई। कहने को तो इसने कह दिया, लेकिन अपने कमरे में जाने की अब इसमें हिम्मत ना थी। इसने वाहिदा को किचन से अपने साथ लिया। कमरे में आई, वो गुलाब का फूल झुका तो बेड पर पड़ा हुआ था। अरे ये तो जर्द गुलाब है। वाहिदा ने जल्दी से आगे बढ़कर वो फूल उठा लिया। हमारे गार्डन में जर्द गुलाब का कोई पौधा नहीं। फिर ये कहाँ से आ गया? नीलम ने फिक्रमंद होकर पूछा। चले अब्बू को दिखाएं वो गुलाब का फूल
किसने तकिए पर रखा, कहाँ से आया, ये कोई ना बता सका। लेकिन अब रोज का मामूल बन चुका था। सुबह ही सुबह गुलाब का एक ताजा फूल नीलम के तकिए पर रखा होता। बाजार ये फूल इस कदर ताजा होता कि इस पर शबनम के कतरे साफ चमकते नजर आते। खुशबू भी आम फूलों के मुकाबले में तेज और मशहूर कुन होती। ये गुलाब के फूल मुख्तलिफ रंगों में होते, कभी काला गुलाब होता तो कभी गहरा सुर्ख। ये सारे गुलाब के फूल इस घर के गार्डन के ना थे। इतने बड़े और खूबसूरत गुलाब इनके गार्डन में कहाँ खिलते थे। जब कई दिन तकिए पर गुलाब का फूल मिलता रहा और सब ये मालूम करने में नाकाम हो गए ये फूल कहाँ से आता है, कौन रख जाता है, तो एक दिन फयाज हुसैन ने नीलम के कमरे को मुकफल कर दिया। फिर रात को भी इसने कई मरतबा उठकर देखा, कमरे का दरवाजा बददस्तूर बंद था। लेकिन सुबह को जब इसने कमरे का ताला खोला और अंदर दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया कि तकिए पर एक काला गुलाब मौजूद था। इस गुलाब पर शबनम के कतरे चमक रहे थे। इस कदर ताजा था वो कि इसकी खुशबू पूरे कमरे में बसी हुई थी। नीलम के कमरे में एक खिड़की थी। फयाज हुसैन ने इसे चेक किया, वो अंदर से बददस्तूर बंद थी। अभी वो काले गुलाब को देखकर हैरान और परेशान ही हो रहा था कि वाहिदा कमरे में आ गई। इसने तकिए पर फूल रखा देखा तो सर पकड़कर बैठ गई। दरवाजा बंद होने के बावजूद वाहिदा ने फयाज को सवालिया निगाहों से देखा। हाँ, दरवाजा मुकफल होने के बावजूद ये गुलाब का फूल यहाँ मौजूद है। अकल दंग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि गुलाब का फूल कहाँ से आया। फयाज हैरान हो रहा था। फयाज, ये मुझे किसी इंसान का काम नहीं मालूम देता। वाहिदा परेशान होकर बोली, कुछ समझ में नहीं आता। अब एक आखिरी बात और रह गई है, फयाज ने कहा। वो क्या? वाहिदा बोली। कमरे की हर तरह निगरानी करके देख लिया। अब सोचता हूँ कि इस कमरे में एक रात गुजार कर देख लूं, किसी पर्दे के पीछे छुप कर बैठ जाऊं और सुबह तक बैठ रहूं, फिर देखूं कि ये फूल कहाँ से आता है, कौन रखता है। फयाज हुसैन ने जवाब दिया, हाय नहीं फयाज। वाहिदा अपना दिल पकड़कर बोली, ना फयाज, ऐसा सोचना भी ना। मैं तुम्हें किसी कीमत पर कमरे में अकेला नहीं रहने दूंगी। अच्छा ऐसा करो, दोनों रहेंगे। फयाज हुसैन ने मुस्कुराकर कहा, ना बाबा ना, मेरे बस का नहीं। खुदा ना खास्ता कुछ नजर आ गया तो मेरा तो हार्ट फेल हो जाएगा। फयाज, ऐसे क्यों नहीं करते कि इस कमरे में एक रात किसी और को सुला दो। हाँ ऐसा हो सकता है, फयाज हुसैन ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन किसको सुलाओ, कौन सोने की हिम्मत करेगा। जिसे भी सुलाओ इसे बताना कुछ नहीं, बगैर कुछ बताए सोने को कह देना। वाहिदा ने तरकीब बताई। किससे कहूं सोने को? फयाज हुसैन ने सोचते हुए कहा, अपने दफ्तर के चपरासी वली मोहम्मद से क्यों नहीं कह देते। वाहिदा ने मशवरा दिया, हाँ ये ठीक है, ऐसे कहूंगा तो वो कोई सवाल भी नहीं करेगा, खामोशी से आकर सो जाएगा। और हुआ भी यही। शाम को जब दफ्तर बंद करने का वक्त हुआ तो फयाज ने वली मोहम्मद से कहा, वली मोहम्मद तुम अपनी बीवी को बताकर मेरे घर आ जाओ, रात को तुमने वहीं रहना है।